सबसे पहले मैं समस्त रोटेरियंस का अपने दिल से आभार प्रकट कर रहा हूं कि ऐसे डिस्टिंग्विश्ड असेंबली में मुझे आने का आपने मौका दिया। सबसे पहले जब सजानन नाम्बियार साहब रोटेरियन जो हैं वापी के, उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि आप गुजरात में हैं, आपका नाम जो है नाम्बियार है, तो मुझे लगा कि शायद आप केरल से होंगे। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने बताया कि मैं गुजरात में ही रहता हूँ, रहने वाला ज़रूर था। तो मैंने उनसे सवाल किया कि रोटरी में जाहिर सी बात है, रोटरी इतना महत्वपूर्ण काम कर रही है और आपने मुझे याद किया, तो मैं ज़रूर आपसे मुखातिब हूँगा और आपके लिए और समस्त रोटेरियन भाइयों के लिए जो भी मेरे अनुभव हैं वो मैं साझा करूँगा, शेयर करूँगा। आई एम रियली डिलाइटेड टू बी विद दिस डिस्टिंग्विश्ड असेंबली representing mainly two states, Gujarat and Maharashtra. ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि मैं दूसरी बार रोटेरियंस को एड्रेस कर रहा हूँ। रोटेरियंस के प्रति मेरी बड़ी इज्जत है और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। वो इस वजह से कि वो प्रैक्टिकल काम करते हैं समाज के लिए, समाज के बेहतरी के लिए और लाइवलीहुड के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और एजुकेशन के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है किसी भी मानव के डेवलपमेंट के लिए, और इन कामों के लिए जो व्यक्ति काम करता है उसको मैं सल्यूट करता हूँ और मैं आभार प्रकट करता हूं पुनः कि मुझे यहां आने का मौका दिया। मुझसे जैसा कहा गया, मुझे बेहद खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं गुजरात में ही हूं, क्योंकि मेरी कर्मभूमि गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, राजस्थान की है और मध्य प्रदेश की है। लेकिन ज़्यादा जो मैंने कार्य और अपना समय बिताया है वो गुजरात का है। लगभग 27 वर्षों से मैं माँ नर्मदा की सेवा कर रहा हूँ। माँ नर्मदा के पानी के लिए गुजरात में जो भी हो सकता है वो योगदान करने के बाद आज बेहद मुझे खुशी है कि 17 सितंबर को सरदार सरोवर नर्मदा हमारी परियोजना देश को हमारे प्रधानमंत्री जी ने समर्पित कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी विशाल परियोजना बनना बहुत मुश्किल काम होता है। उसके लिए गुजरात मेरे लिए घर जैसा था। मैं अपनी जड़ों को भी नहीं भूल पाया हूँ। हम लोग ओरिजिनली पावागढ़ से थे। पावागढ़ से रूलिंग स्टेट हुआ करता था, वहाँ से माइग्रेट करके उत्तर प्रदेश में गए और वहाँ पर हमारे जो भी ख़ानदान के लोग हैं वहाँ पर जाके बसे। तो इसलिए हमारे डीएनए में गुजरात ही है और मैं वाकई में सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपने मौका दिया। हमसे ये कहा गया कि पर्यावरण के बारे में आपको रोटेरियंस को संबोधित करना है। मैंने अपने लिए बड़ी फ़ख्र और बड़ी इज्जत समझी कि आपने मुझे चुना, क्योंकि सारे रोटेरियंस इन कामों के लिए तन मन धन से जुटे हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के रोटेरियंस हों, चाहे वो गुजरात के रोटेरियंस हों। आप जानते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने, ऑलमाइटी ने इस कायनात को बनाया, इस पृथ्वी का निर्माण किया, और जो कि इस पृथ्वी का लॉर्ड है, जो इस पृथ्वी का रूलर है, और बनाने के बाद आसमान बना दिया, पृथ्वी बना दिया, जंगल पैदा कर दिए, पहाड़ों को बना दिया, झरनों को बना दिया, झीलों को बना दिया
और इसके बाद आसमान बनाने के बाद जब पृथ्वी रहने लायक हो गई तो मनुष्य को पैदा किया। कहने का मतलब कि सबसे इवॉल्व्ड जो प्राणी पैदा हुआ, ईश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, वो मनुष्य के रूप में भेजा। मनुष्य को सबसे बड़ी दो चीजें ईश्वर ने प्रदान की। वो एक थी अंडरस्टैंडिंग की, दूसरी थी किसी चीज को समझने की और डिसीजन मेकिंग की। दूसरी सबसे बड़ी खूबी इंसान के अंदर भगवान ने प्रदान किया कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, इसको भी समझने की ताकत इंसान को भगवान ने दिया। इसके बाद भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य को यहाँ का अपना रिप्रेजेंटेटिव, यानी ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मनुष्य को यहाँ पर भेजा और उनको पूरे शक्ति प्रदान किए, पूरे पावर प्रदान किए कि इस पृथ्वी के जो भी संसाधन हैं आप अपनी ज़रूरत, आप अपने इस्तेमाल के लिए ज़रूरत के हिसाब से इसको करेंगे। और इसके बाद ईश्वर ने मनुष्य को यहाँ पर एक प्रोबेशनर के रूप में, एक अस्थायी तौर पर भेजा। और इसलिए भेजा कि आप जब वापस जाएंगे तो आपकी जितनी भी क्रियाकलाप है उसका हम हिसाब लेंगे। तो मनुष्य, कहने का मतलब है कि ही वॉज सेंट एज ए प्रोबेशनर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ही हैज़ टू गो बैक and thereafter he will be accountable how you have passed your time, and that accountability the God, the Almighty, will judge your conduct on this planet earth. So this was the creation. ये एक संरचना थी पृथ्वी की, इस कायनात की और मानव की। अब इस रचना में अगर देखें कि सदियों से, जनरेशन से हम इस माहौलियात से बड़े प्यार से रहते थे, उसके साथ हमारा बहुत ही हारमोनियस रिलेशन था, बड़ा खूबसूरती से हम इस माहौलियात में रहते थे, जंगलों का इस्तेमाल करते थे, ज़मीनों का इस्तेमाल करते थे, पानी का इस्तेमाल करते थे, हवाओं का इस्तेमाल करते थे और अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। आज जो समय आ गया है कि इस प्राकृतिक संसाधन पर, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं वो हमारा पर्यावरण है। चाहे वो जीवित चीज़ें हों, चाहे अजीवित चीज़ें हों जिसमें जान नहीं है, और हमारा जो उनसे रिलेशन है वो हमारा माहौलियात है, वो हमारा पर्यावरण है, वो हमारा इन्वायरमेंट है। अब इस जो रिलेशनशिप कुदरत ने, भगवान ने बना के दिया था, मनुष्य ने कैसे उसको बदला, कैसे उसको परिवर्तित किया, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है वो, उसके स्टेक होल्डर्स बहुत लोग हैं, उसको इस्तेमाल करने वाले, उस पर निर्भर होने वाले बहुत से लोग हैं और उनकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। और इन ज़रूरतों को ध्यान में न रखते हुए लोगों ने इस प्राकृतिक संसाधन का दोहन किया, इस्तेमाल नहीं दोहन किया। और इसकी वजह से आप ये सोच सकते हैं कि आज पूरे दुनिया में जो माहौलियात है वो बहुत ही चिंता का विषय है। और चिंता ही नहीं, सबसे बड़ी गंभीर समस्या है पूरे विश्व में कि जो हमारा माहौलियात, हमारा जो पर्यावरण, हमारा जो इन्वायरमेंट बिगड़ चुका है। आप अगर इस वातावरण को देखें कि कुदरत ने किस तरह से खुद ही ज़रूरी गैसें इस इन्वायरमेंट में दे रखी हैं, और जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आती है, काफ़ी कुछ रोशनी जीवित चीज़ें, वनस्पतियां उसको इस्तेमाल कर लेती हैं। इसके बाद वो रोशनी ऊपर चली जाती है और जाने के बाद जो वातावरण में जो हमारी गैसेस हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे कार्बन हो, चाहे मीथेन हो, ये सब, ओजोन है, ये सब उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं
और इस पूरे वातावरण को एक ऐसा माहौल पैदा करती हैं जिसमें हम जीवित रह सकें। अब आप सोचिए कि अगर ये बैलेंस नहीं होता, कुदरत का ये करिश्मा नहीं होता, तो आज ये पृथ्वी -33 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 33 डिग्री माइनस टेम्परेचर में होती। शायद हम नहीं होते, कोई दूसरी तरह के प्राणी होते और ये दुनिया कुछ अलग होती। तो कुदरत ने खुद ही इस तरह से ऐसा माहौल पैदा किया कि इंसान रह सके, सारे जीव जंतु यहाँ रह सकें और अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आज इस माहौलियात में जो हमने समस्याएं पैदा की हैं वो कोई छुपी नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या कार्बन की है। कार्बन आप जानते हैं कि कुदरती तौर पर इस इन्वायरमेंट में मौजूद है और वो कार्बन 17वीं सदी में लगभग 265 पार्ट पर मिलियन था। आज वो बढ़कर 400 पार्ट पर मिलियन हो गया है। ये कार्बन कहाँ से आता है? ये कार्बन बड़े उद्योगों से आता है जिसमें हमने ध्यान नहीं दिया। हमने उस पर्यावरण को ध्यान अपने अंदर नहीं सोचा कि इसकी इम्पोर्टेंट क्या है। हमने ग्रीड में, लालच में कि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो या हमारा फ़ायदा ज़्यादा हो, तो उस तरह से हमने कार्बन इस इन्वायरमेंट में भरना शुरू कर दिया। अब ये कार्बन आप देख रहे हैं कि जिससे कि टेम्परेचर ग्लोब का बढ़ रहा है। इसी तरह से मीथेन गैस, इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी तीनों गैसें जो ग्रीन हाउस को पैदा करती हैं, जो धरती के टेम्परेचर को, क्लाइमेट को चेंज कर रही हैं। ये आज अनुभव हो रहा है कि जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ सूखा पड़ रहा है, जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ बारिश हो रही है। अब इसका जो दुष्प्रभाव है वो बहुत गंभीर है। वो ये गंभीर है कि मौसम बदल चुका है, तापमान बदल चुका है, रेनफॉल या जो बारिश होती थी वो उसका पैटर्न बदल चुका है। इसके नतीजे क्या होंगे? इसके नतीजे ये होंगे कि आपका जो समंदर है वो प्रभावित हो जाएगा। समंदर के लिए आप क्यों चिंतित हैं? समंदर के लिए हम इसलिए चिंतित हैं कि इस समंदर में 50% कार्बन हमारी स्टोर है। ये स्टोर हाउस है कार्बन का। समंदर की जो इम्पोर्टेंस कुदरत ने बना के दी, वो आपको ताज्जुब होगा कि इस पूरे विश्व में जो 50% कार्बन है वो समंदर के अंदर है। उसमें जो छोटी छोटी वनस्पतियां हैं समंदर के अंदर, अगर ये वनस्पतियों से कार्बन इस माहौलियात में आ जाएगा तो पूरा धरती गर्म हो जाएगा और कोई नहीं बच पाएगा। इसी वजह से समंदर को भी बचाने की जरूरत है। जैसा आप देख रहे हैं, अभी समंदर को बचाने के लिए बरसोवा में जो काम किया वो भी एक वॉलंटरी एजेंसी ने काम किया। मुझे उम्मीद है कि रोटरी हमारी इस बात का नोट करेगा और जो हमारी गुजरात सीमा से लगा हुआ इलाका है उन समंदर को बचाने के लिए अहम काम करेगा। अगर इस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई है और जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, आज ये खतरा पैदा हो गया है कि नई वनस्पतियां भी पैदा हो सकती हैं। जो हमारी वनस्पतियां हैं वो गायब हो सकती हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज वैज्ञानिकों के लिए अब इस समय मौजूद है पूरी दुनिया में कि जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है वहाँ बारिश हो रहा है। वेक्टर बोर्न डिजीजेज बढ़ जाएंगी। जहाँ मच्छर नहीं पैदा होते थे वहाँ मच्छर पैदा होने लगेंगे। नदियों का जो स्वरूप है, उसका जो पानी है, उसकी जो क्वालिटी है वो बदल जाएगा। झीलों का जो स्थिति है वो बदल जाएगी। अब अगर आप ज़मीनों की बात करें, ज़मीनों में आप देखें कि पूरी दुनिया में 14 बिलियन हेक्टेयर ज़मीन है पूरी दुनिया में। इस 14 बिलियन हेक्टेयर ज़मीन में 5 बिलियन के लगभग ज़मीन शुष्क ज़मीन है, सूखी हुई ज़मीन है। इस सूखी हुई ज़मीन में भी खेती होती है, लोग रहते थे। आज इस शुष्क ज़मीन में लगभग 3.6 बिलियन यानी 80% ज़मीन डिजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान में बदल चुकी है। अब पूरे विश्व के लिए, और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 1/4 लैंड
1/4 एक चौथाई जो हमारी ज़मीन है खेती की, वो खराब हो चुकी है। रोज़ रोज़ खेती की ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है, अर्बेनाइजेशन हो रहा है। अर्बेनाइजेशन जो पहले 17% था 1950 में, आज आप देखें कि कितने अर्बेनाइजेशन हो गए, 35% लोग अब शहरों में रहने लगे। इसीलिए ज़रूरत है गांव के विकास की, इसीलिए ज़रूरत है रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, और इसीलिए रोटरी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि उन गांवों के विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। अब अगर ज़मीनों की बात छोड़ें, आप पानी की बात करें, हमारे इस पूरी दुनिया में आपको जानकारी होगी कि पानी के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। पानी के लिए लड़ाई, अगर आप मिडिल ईस्ट को ले लीजिए, आज इजराइल, फ़लस्तीन, जॉर्डन, इनकी जो लड़ाइयाँ हैं, वो लोग समझते हैं कि कुछ ऐसी धार्मिक लड़ाई है या और किसी चीज़ को पॉलिटिकल लड़ाई है। मेन लड़ाई जो है वो प्राकृतिक संसाधन को लेकर है। प्राकृतिक संसाधन वो जॉर्डन नदी, गोलान हाइट, वेस्ट बैंक, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों पर इजराइल का कब्जा है। वो नहीं चाहता कि इसके पानी को कोई दूसरे लोग इस्तेमाल कर सकें। मेन रीज़न है। सबसे बड़ा लड़ाई आपस में नाइल नदी को लेकर है, यूफ्राट को लेकर है, और इन नदियों के लिए आज सीरिया और इराक एक होकर टर्की के खिलाफ जंग की भी तैयारी हो रही है और हो चुकी है कई बार। तो इस तरह से पूरी दुनिया में पानी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। अगर आप एशियन कंट्री को लें, चाइना को आप देखें, चाइना में जो येलो रिवर बेसिन है, पीली नदी का क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। थाईलैंड में, साउथ थाईलैंड एंड नॉर्थ थाईलैंड में लड़ाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है इंडस के पानी को लेकर। सिंध चाहता है कि अगर पंजाब में बांध बन गया तो हमें पानी नहीं मिलेगा। अब अगर हम अपने देश में आ जाएं, तो हमारे देश में लगभग 20 नदी बेसिन क्षेत्र हैं, जैसे नर्मदा बेसिन, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इस तरह के बेसिन में 20 बेसिन में बटा हुआ है। अब इस 20 बेसिन में लगभग 75% बेसिन में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है, पानी को लेकर, पानी के इस्तेमाल को लेकर। एक राज्य, क्योंकि पानी राज्य का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है, वो नदियां जो 2 राज्यों 3 राज्यों में जाती हैं, उसी में भारत सरकार का रोल है, दूसरे में रोल नहीं है। इस वजह से आज कुदरत का आप करिश्मा देखिए कि जो हमारी नदियां हैं और जो हमारा पानी है नदियों में, गंगा ब्रह्मपुत्रा जो बेसिन है उसमें 60% पानी है, 40% पानी में और नदियों में है। अब आप सोच सकते हैं कि कुदरत ने खुद ही ऐसा इंतजाम किया हुआ है, ऐसा व्यवस्था किया हुआ है कि 60% पानी जो हमारा है, 60% वाटर जो हमारा है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा में है। दूसरा जो बचा हुआ पानी है दूसरी नदियों में है। इसी तरह से हमारे भूजल का है, ग्राउंड वाटर का है। ग्राउंड वाटर भी उन्हीं गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्रा बेसिन में ज़्यादा है। हमारे जो पेनिनसुलर इंडिया है या हमारा जो गंगा बेसिन को छोड़कर जो इलाका है, चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब नए जो गांव हमने बसवाए गए हैं नर्मदा से, वहाँ महाराष्ट्र जैसी जगहों पर अगर पानी की ज़रूरत होती 600-800 फीट पर पानी है, तो ग्राउंड वाटर कुदरत ने एक रिज़र्व के रूप में बनाया था, वो रिज़र्व हमने बिगाड़ दिया। आज जो पानी 100 फीट पर था वो 1,000 फीट पर चला गया। कहने का मतलब कि हमारा ग्राउंड वाटर, हमारा नदियों का पानी, सरफेस वाटर बहुत बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। ग्राउंड वाटर की जो समस्या है और जगहों पर, वो बहुत ही दयनीय है, जिसमें रोटरी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकता है। आज पंजाब में, आज हरियाणा में, आज आंध्रा में जब हमने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का, कीटनाशक दवाइयों का खेती में गहन इस्तेमाल किया, आज वही कीटनाशक हमारी ग्राउंड वाटर में जा चुका है। आज हरियाणा और पंजाब से
विशेष ट्रेनें चलती हैं जिसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है, और ये ट्रेनें वहाँ से निकलकर बीकानेर में आती हैं, कैंसर के पेशेंट को लेकर आती हैं। ये बड़ा दयनीय, बहुत ही चिंताजनक विषय है। आज आप देखिए राजधानी दिल्ली में एक एक हफ्ते तक स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। जो हमारा वायु प्रदूषण है, जिस तरह से वहाँ पर जो वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभाव हैं वो दिखने लगे हैं, आज ये चिंता का विषय बन चुका है। चाहे वो वातावरण का हो, चाहे वो पानी का हो, नदियों का हो, झीलों का हो। अगर आप झीलों की बात करें, ये पूरा देश हमारा झीलों का देश हुआ करता था। हर प्रदेश में झील होते थे, हर गांव में झील होता था। आज उन झीलों को लोगों ने दुरुपयोग करके, उसको इंक्रोच करके आज उसको भी नष्ट कर दिया है। झीलों का महत्व आप जानते हैं। झील का महत्व इतना इंपॉर्टेंट है कि पानी बारिश के दिनों में इकट्ठा करके ग्राउंड वाटर को यानी भूजल को रिचार्ज करते हैं। जो सतही ज़मीन हमारी पानी ज़मीन के अंदर है उसको मेंटेन करते हैं, और पानी के अंदर जो भी अवगुण होते हैं, जो भी बुराइयां होती हैं, उसको फिल्टर करते हैं, और करने के बाद फिर वो नदियों में जाता है और इसके बाद वो समंदर में जाता है। तो आज हमारा भूजल भी बेकार हो चुका है। आज गवर्नमेंट को कानून पास करना पड़ा है कि 200 फीट के नीचे जो भी बोरिंग किया जाएगा, जो भी ट्यूबवेल लगाया जाएगा, वो अपराध माना जाएगा। आज हमने उस लेवल तक अपने आप को हमने खींच लिया है। तो इस तरह से पानी की, ज़मीनों की, वातावरण की बात हमने कर दी। अगर हम जंगलों की बात करें तो हमारा पूरा इन्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। जंगल आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। मैंने सिर्फ अभी समंदर की बात की कि किस तरह से समंदर में 50% जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो शोषित रहता है, स्टोर रहता है। आप जंगल की कल्पना करिए। जंगल की हर पेड़ की पत्तियां, उसकी शाखाएं, उसका तना, उसकी जड़ें, एक एक अंग कार्बन को स्टोर करता है। आज हम उन वनों को किस तरह से नष्ट कर रहे हैं। आज़ादी से पहले हमारे देश में 103 मिलियन हेक्टेयर, आप सोच सकते हैं, जंगल थे। आज घटकर 69 यानी 70 से भी कम मिलियन हेक्टेयर रह चुके हैं। ये बड़ा दयनीय प्रश्न है। वो इसलिए दयनीय है कि जंगलों का जो रोल है वो सबको पता है। हम पूजते हैं, वृक्ष को पूजते हैं। पूजने के पीछे माहौलियात या पर्यावरण को बचाना छिपा हुआ है। कोई धर्म से मतलब नहीं है, लेकिन हम धर्म को इसलिए जोड़ रहे हैं कि लोग वृक्षों को बचा सकें, चाहे वो पीपल का हो, चाहे बरगद का हो, चाहे तुलसी का हो, क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन को स्टोर करते हैं। कोई किसी की भावना नहीं रखते हैं कि हम किसका ऑक्सीजन लेते हैं, किसका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और किसको ऑक्सीजन देते हैं। उनको कोई भेदभाव नहीं है। इवन अगर कोई लेप्रोसी का पेशेंट है, उसके भी कार्बन को लेकर वो ऑक्सीजन देते हैं। ये पौधों से सीखना चाहिए। तो इस तरह से पौधे इतने महत्वपूर्ण हैं कि लगभग 7000 मीट्रिक टन कार्बन हमारे जंगलों में है। अगर ये जंगल जब कटते हैं तो ये कार्बन रिलीज हो जाता है, वातावरण में पहुंच जाता है। जब हम वनों को काटते हैं तो ये कार्बन रिलीज हो जाता है, और फिर वही ग्लोबल वार्मिंग और वही मौसम में परिवर्तन लाता है। जंगल की अन्य विशेषता जो है मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 70% लोग जंगलों पर निर्भर हैं, किसी न किसी रूप से निर्भर हैं। पूरी दुनिया की जो जीडीपी है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, ज़्यादातर जो रोटेरियंस हैं, जो फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि वो रोटेरियंस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जंगल केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते। इन जंगलों के द्वारा पूरे विश्व में 80% जो जीडीपी है वो जंगलों पर निर्भर होती है। आप नया शब्द है इन्वायरमेंटल सर्विसेज, यानी पर्यावरणीय सेवाएं जंगल कैसे देते हैं। आपको बहुत खुशी होगी जानकर और
हर्ष होगा कि जंगल पक्षियों को, जानवरों को शेल्टर देते हैं, उनको रहने के लिए जगह देते हैं, हमारी मिट्टी को बचाते हैं, हमारे बारिश के पानी को स्टोर करते हैं, उसको पृथ्वी पर आने से धीरे से रोकते हैं और इसके बाद वो ग्राउंड वाटर बनता है, भूजल बनता है, नदियाँ बनती हैं, झरने बनते हैं। इसके बाद मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इसके साथ जो हम लोगों को सेवाएं और देते हैं, जंगली लकड़ी हमको मिलती है, जंगलों से हमें तमाम उत्पाद मिलते हैं और टेम्परेचर, तापमान, मौसम, इस सब पर वो नियंत्रण रखते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। अभी 15 दिन पहले मैं महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले के, जो गुजरात के बिल्कुल ब्यारा से लगा हुआ है, जब हमारे नर्मदा में जो जंगल डूबे हैं उनके बदले में जंगल लगाना था और उसके बदले में सभी राज्यों ने जंगल लगाए हैं। महाराष्ट्र का वो जंगल मैं देखने गया, 60 हेक्टेयर में वो जंगल लगाया गया है 1994 में। आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ पर जो 4-5 गांव के लोग रहने वाले हैं, उनसे जब मैंने बात करना चाहा और उस जंगल को देखकर इतनी खुशी हुई कि वो पूरा जंगल बन चुका है। वहाँ पर लीपर्ड आना शुरू हो गए, वहाँ पर तमाम जंगली जानवर आना शुरू हो गए, वहाँ पर जो भी वनस्पतियाँ हैं उनकी वजह से वहाँ का जो मौसम बदल गया। यानी 5 डिग्री टेम्परेचर 60 हेक्टेयर जंगल के लगाने से उस गांव का हो गया। गांव के लोगों ने जो मुझे बताया कि पहले हमारे यहाँ के जो नौजवान बच्चे थे वो सूरत और अहमदाबाद, बड़ौदा जाते थे मजदूरी करने। आज हम लोग खुद खेती करने लगे क्योंकि 60 हेक्टेयर जंगल से जो हमको तमाम झरने जो सूख गए थे पहाड़ी में, वो झरने फिर से निकल पड़े और हमने उस पानी को स्टोर करके सिंचाई करना शुरू कर दिया, सब्जी पैदा करना शुरू कर दिया और ये सब्जियां हमारी सारी ब्यारा में और वापी में, ब्यारा में जाती हैं, सूरत तक जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जंगलों का जो महत्व है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए जंगल को बचाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपको कार्बन से बचाना है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे रोटेरियंस की हो सकती है। इन सब समस्याओं को देखते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारा माहौलियात है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर अनसस्टेनेबल हो गया है। जो स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट है वो अनसस्टेनेबल है, मीन्स आने वाले समय के लिए बड़ा भारी खतरे का पैगाम देता है, बड़े खतरे को संदेश देता है और ऐसे माहौल में इसको बचाना बेहद ज़रूरी है। और इसी वजह से सबसे अहम रोल है हमारे रोटेरियंस का। मैं कुछ उदाहरण जैसे आपके सामने मैंने रखा, उसी तरह से अगर रोटेरियन हमारा आने वाले समय में अपने परियोजना में उसको लागू करता है तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। रोटेरियंस का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बहुत पुरानी बात है, 90 की बात है। 1990 में वियना, ऑस्ट्रिया से करीब 100 किलोमीटर दूर किसी गांव में हम किसी बहुत बड़े अधिकारी और वैज्ञानिक के साथ वहाँ गए, तो वहाँ रोटरी का एक छोटा सा फंक्शन गांव में था। मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था कि रोटरी क्या काम करता है उस समय। जब उस गांव में हम गए, देखा कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो पुरुष हैं, करीब 8-10 गांव के लोग इकट्ठा हो चुके हैं और महात्मा गांधी जी की जो है फ़ोटो रखकर उसके सामने बैठे हुए हैं। तो मैंने जानना चाहा, पता ये लगा कि वो पहाड़ी के रहने वाले लोग हैं। उस पहाड़ी पर न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करने का गवर्नमेंट का प्लान है। गांव वालों ने विरोध किया। दूसरे दिन वहाँ के सारे समाचार में आया कि कोई डंप वहाँ नहीं होगा। तो रोटरी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, जो मैंने बहुत पहले देखा 1990 में। आप लोग जिस तरह से काम करते हैं, इसीलिए अभी अहम ज़रूरत है इस माहौलियात को बचाने की। माहौलियात आज पूरे विश्व में जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है
आज खतरे में है। और इस प्राकृतिक संसाधन को हमने अगर नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये बड़ा नामुमकिन सा होगा कि इस पृथ्वी पर वो रह सकें। जिस तरह से ये पृथ्वी हमको सौंपी गई है, इसी तरह से इस पृथ्वी को हमको आने वाली पीढ़ी के लिए वापस देना है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो कुछ देश हैं, जैसे कीनिया है, इंडोनेशिया है, उन्होंने हर गांव में रोटरी ने सीड बैंक तैयार किया है। यानी जो खेती की फसलों के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसको स्टोर करने का काम किया है, क्योंकि आज वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। जो पौधे जिनसे बीमारियां नहीं होती थीं, जिन पौधों में कोई बीमारी नहीं लगती थी, जिसमें हम पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करते थे, आज हमको हाई यील्डिंग जितनी भी ज़्यादा पैदावार वाली जितनी भी फसलें हैं, हमको पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज़ करना होता है। आज वो समय आ गया है कि हम गांधी विचारधारा पर चलकर गांव के विकास की बात करें और गांव के विकास को हम सुनिश्चित करें। और उसके लिए हमको इकोलॉजिकल फार्मिंग की ज़रूरत है, यानी इस माहौलियात, इस पर्यावरण, इस इकोलॉजी के साथ मिलकर हमको खेती करना है। इसलिए रोटरी बड़ा भारी काम कर सकता है, बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकता है गांव वालों को कम्युनिकेट करने का। एक कोई गांव अडाप्ट करके, कई गांव को अडाप्ट करके उस गांव में लोगों को जागरूक करने का काम कर सकता है कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से क्या नुकसान है और आपको किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से खेती करना चाहिए। इसी तरह से शहरों में भी जिस तरह से प्रदूषण हो रहे हैं, उसके लिए रोटरी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि शहरों के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, थोड़ा गांव में और जाने की ज़रूरत है, जिससे इस माहौलियात को बचाया जा सके। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो एग्रीकल्चर को हम किस तरह से डाइवर्स एग्रीकल्चर को करें और उस एग्रीकल्चर में मिनिमम इनपुट हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का रखें। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है पूरे देश के लिए। आज हमारी ज़मीन खराब हो रही है, आज हमारा पानी खराब हो चुका है, आज हमारा वातावरण प्रदूषित हो चुका है और उसके साथ हमें 400 मिलियन टन फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन की ज़रूरत है। ये खाद्यान्न प्रोडक्शन हम कहाँ से लाएंगे? ज़मीनें हमारी ख़त्म होती जा रही हैं। ऐसे माहौलियात में, ऐसे माहौल में रोटरी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है कि लोगों को जागरूक करना, ज़मीनों को बचाना, ज़मीनों का संरक्षण करना। काबिल तारीफ़ है प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हेल्थ कार्ड ज़मीनों के लिए भी लागू करने की कोशिश की, जो बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है इस देश के लिए। गुजरात में जब हमने लोगों को जो विस्थापित हुए थे, आपको जानकर खुशी होगी कि गुजरात का कोई इलाका नहीं है जिसको मैंने नहीं विजिट किया है। 236 गांव बसाए गए हैं, गुजरात सरकार ने बसाए हैं उन विस्थापितों के लिए जो महाराष्ट्र के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और गुजरात के हैं। उन गांवों में मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि रोटरी उन गांवों को भी चुने। वो गांव एक मॉडल का रूप ले चुके हैं, उन गांवों में भी कुछ योगदान दें। उन गांव में सारी सुविधाएं हैं, डिस्पेंसरी से लेकर सारी सुविधाएं सरकार ने मुहैया कराई हैं, जो एक आदर्श गांव के लिए होता है। उन लोगों में भी रोटरी का योगदान होना चाहिए। कुछ गांवों में मैंने देखा है काफ़ी रोटरी वहां काम कर रहा है। प्लांटेशन प्रोग्राम्स लॉन्च करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी ईंधन की समस्या, जानवरों के चारे की समस्या ये सॉल्व हो सकती है। तो इसीलिए गांव को एक यूनिट मानते हुए अगर रोटरी अपना एक परियोजना लागू करती है कि हम गांव को बड़े अच्छे तरह से पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विकसित करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो एक मॉडल बन जाएगा और वो मॉडल इस पूरे देश में लागू होगा और रोटरी उस काम को बड़े अच्छे से कर सकती है, जैसा मुझे उम्मीद है। नाउ मैंने अपनी बात आपके सामने रखी और मैं बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि आज जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो बड़े खतरे में हैं और आज ज़रूरत है वैज्ञानिक तरीके से और तकनीकी तरीके से उसको प्रबंधन करने की।
उसके साथ साथ राजनीतिक भी आपको इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। वॉलंटरी एक्शन, रोटरी टाइप के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। और ये माहौलियात, ये इन्वायरमेंट हमारा एक कॉमन हेरिटेज है, एक हमारी साझी विरासत है। उसको बचाने के लिए हमको आगे आना होगा और इसको बचाने के लिए हमको काम करना होगा, क्योंकि आने वाली भावी पीढ़ी को हमको देखना है। अगर हम इसको नहीं बचा सकते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि रोटरी इसके लिए काम करेगी। रोटरी वो भी काम करेगी जो एक अस्थाई समाज बनाने की है, वो समाज जिसको सभी स्वीकार करें, वो शांति पर निर्भर हो, वो डेमोक्रेसी पर निर्भर हो, वो ह्यूमन राइट पर हो, मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता हो, जिसका रोटरी खुद काम करता है, और पर्यावरण संरक्षण पर हो और गरीबी दूर करने के लिए हो। ऐसे समाज की भी ज़रूरत है। वो अस्थाई समाज हमको निर्मित करना है। मैं रोटरी को बधाई देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आपके सामने जो भी मेरे अनुभव थे मैंने शेयर किया, और सजानंद जी को, रोटेरियंस और अन्य रोटेरियंस को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।